Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे क्वेश्चन बन रहा है ना? यस मैम। मैम 6th क्वेश्चन बता दीजिए। 6th क्वेश्चन। यस मैम। क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन, मुझे बताइए। स्टेटमेंट पढ़िए तो क्या है? मॉर्निंग मैम। बताओ क्या मैम? 6th क्वेश्चन कौन से बताइए, क्या है क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन बन गया है। बन गया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नो मैम। क्वेश्चन समझ में आ गया, थ्योरी रिलेटेड समझ में आ गया, देन अब तो कोई इशू ही नहीं है। नहीं है ना? बताओ। मैम थियरी रिलेटेड एक बार और रिपीट करवा देते हैं ना। थ्योरी रिलेटेड क्या जानना है बताइएगा तब ना। कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ हो रही है बताओ। मैम एक मिनट। मैम बोलिए। मैम रिग्रेशन इक्वेशन दो टाइप का होता है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और x। रिग्रेशन इक्वेशन की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोरिलेशन पढ़ रहे हैं। रिग्रेशन में मत जाओ अभी। रिग्रेशन नहीं है, रिग्रेशन पढ़ेंगे तब ना y ऑन x और x ऑन y की बात करेंगे। यस मैम। हम सिर्फ कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। रिग्रेशन का पार्ट पढ़े ही नहीं है अभी तक। में हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ कोरिलेशन ओनली। ओके मैम। में कोई प्रॉब्लम है तब बताइए। रिग्रेशन अभी पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं। रिग्रेशन के बारे में जानते ही नहीं। रिग्रेशन को डिफाइन किया है मैंने? नहीं ना। रिग्रेशन वर्ड इस्तेमाल किया था अब तक? नो मैम। नहीं। नो मैम। रिग्रेशन का बात क्यों कर रहे हो? पहले कोरिलेशन खत्म कर लो, फिर रिग्रेशन पे स्विच होंगे, ठीक है? यस मैम। देन एक कॉपी पेन अपने पास रखिए, उठाइए तो जरा कॉपी पेन। यस मैम। लिखिए कुछ फॉर्म जो हम लोग यूज करने वाले हैं। कोरिलेशन का फॉर्मूला R इज इक्वल टू 1/n समेशन xi माइनस x बार xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार और इस टर्म को हम डिवाइड करते हैं अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x, जिसे हम लोग तो अगर लिखें तो 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर और yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 1/n yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसी टर्म को हम लोग चेंज कर रहे थे, कुछ चेंजमेंट लाए थे, इसी फंक्शन को अनदर वे में डिफाइन कर रहे थे। तब जो फॉर्मूला आता है दैट इज 1/n समेशन xi yi माइनस x बार y बार, ठीक है? दिस बीइंग डिवाइडेड बाय 1/n, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने दो,
एंड ये हो जाएगा आपका 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर, this term into 1/n summation yi square माइनस y बार का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने लास्ट डे से कराया था, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था, आप लोगों को करने कहे थे, पता नहीं आप लोगों ने किया है या नहीं। हम दोनों कोरिलेशन का फॉर्मूला है। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो कोरिलेशन का, और ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। यस मैम। अब देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला ये है, इसी से डिराइव होकर ये दूसरा वाला आया है, और फर्स्ट से डिराइव होकर ही थर्ड फॉर्म भी होता है जिसको हम लोग लिखते हैं। वो लिखना थोड़ा आसान होता है, और वो हम लोग अभी यूज नहीं करते, प्रोबेबिलिटी के टर्म में यूज करते हैं, बट हम बता दे रहे हैं क्या करते हैं एग्जैक्टली और कैसे होता है वो। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, यहाँ क्या किया जाता है, इस आर टर्म को, कोरिलेशन आर को, जो फॉर्मूला ये है एग्जैक्टली सब कुछ वही रहेगा, चेंज किया जाता है। इसमें क्या चेंज करते हैं वो देखना, जहां जहां आपका फैक्टर 1/n होगा, 1/n, ठीक है, और नॉट ओनली 1/n, समेशन और 1/n, ये टर्म, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। एक नया वर्ड है जिसको हम लोग लिखते हैं एक्सपेक्टेशन, ई वर्ड लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ई एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन को रिप्लेस कर दिया। चलो, एक्सपेक्टेशन 1/n समेशन जो है उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, एक्सपेक्टेशन से, और एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या लिखा जाता है, x माइनस x बार का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, 1/n समेशन xi, तो यहाँ भी 1/n और समेशन आएगा, इसीलिए क्या लिख देते हैं इसको, e ऑफ xi। बता रहे हैं, पहले फॉर्मूला लिख लो एक जगह, फिर आप लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू ये आपका रहेगा, साथ में इसी टर्म से मल्टीप्लाई होके आपके पास दूसरा टर्म भी है y वाला, दैट इज एक्सपेक्टेशन, ये टर्म लिखा है एक्सपेक्टेशन 1/n, और यहाँ भी आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ yi माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ yi। दिस टर्म, ये पूरा टर्म है, और इसको डिवाइड कर देते हैं, जहां जहां 1/n और समेशन दिख रहा है वहां हमें क्या करना है, ई टर्म लिखना है। देखो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ भी अंडर रूट एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ex, ये लिख देते हैं। ये ऐसा लिखते इसलिए है क्योंकि ये लिखना आसान हो जाता है, और चूंकि इस टर्म में 1/n समेशन, इस टर्म को रिप्लेस कर रहे हो आप किस ई से, और ये टर्म इतना आ रहा है और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन yi माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का स्क्वायर। समझ आया कुछ क्या था? देखो हम थर्ड वाला को फिर से समझा दीजिएगा। थर्ड फॉर्मूला में क्या करना है, जहां जहां 1/n दिख रहा है, 1/n टर्म जहां जहां दिख जाए, यहाँ देखिए 1/n और समेशन है,
1 by n और समेशन है, तो जहां जहां 1 by n और समेशन दिख रहा है ना, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ई से, ई वर्ड। अब देखो ई जो है ये यहाँ आ गया, यहाँ पे एक्स आई था ब्रैकेट में, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने एक्स आई। एक्स बार टर्म को देखो, अगर एक्स बार को हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 by n समेशन एक्स आई, लिखो कैसे, बोलो। तो ये जो टर्म, ये जो है इस वर्ड को फिर से आप ई से रिप्लेस कर सकते हो। मैम तो फिर क्वेश्चन में वैल्यू तो 1 by n समेशन का ही पड़ेगा ना, ई की जगह पे। हाँ, ई की जगह पे वही वैल्यू रहेगा। तो वो देखो कभी कभी होता है ना, इस फॉर्म में आपके पास टर्म दिया रहता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए ये तरीका सही है, बट थ्योरेटिकली अगर आपको लिखना हो ना, तो इतना लंबा चौड़ा टर्म हम लोग 1 by n समेशन हर जगह क्यों लिखेंगे? अगर थ्योरेटिकल टर्म्स रहे तो क्यों लिखेंगे इतना टर्म? और ऐसा एक फंक्शन और भी है, आगे फर्दर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक्सपेक्टेशन वर्ड यूज हो सकता है। तो जहां जहां समेशन, एक्सपेक्टेशन का वर्ड पता है, आप वर्ड जनरल टर्म यूज करते हो, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप अपना कुछ एक्सपेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरा 100 रुपीज आज का एक्सपेंस होगा, ये क्या है, एक एक्सपेक्टेशन है। और वो क्या है, ऑन द एवरेज हमारा इतना एक्सपेंस हो सकता है, इसलिए उतना हम गेस कर रहे हैं, इसीलिए वो वर्ड वही एक्सपेक्टेशन है जो एक एवरेज वैल्यू को बता रहा है। और 1 by n से मल्टीप्लाई करना और समेशन करके जोड़ना क्या बताता है, एवरेज ही बताता है। तो इस 1 by n और समेशन को ई से बस रिप्लेस कर दिया गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा सुटेबल होगा, आपको इतना सारा टर्म्स एक साथ नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल टर्म ऐसे लिख सकते हो। यही चीज यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और वेरिएंस की जगह आप ये लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ एक्स की जगह वेरिएंस ऑफ वाई की जगह आप ये लिख सकते हो, अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखने का मतलब है दिस इज द मीन, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई लिखने का मतलब है मीन ऑफ वाई, जो वाई बार है, जो यहाँ पे वाई बार है, जो एक्स बार है वही है। इस ओवरऑल एक्सपेक्टेशन का मतलब है ये वेरिएंस जो निकाल रहे हैं वो। तो आपको बस इतना ज्यादा ब्रॉडर में अभी सेंस में नहीं समझना है, सिंपल इतना समझ सकते हैं कि जहां जहां एक्चुअल फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला कोरिलेशन का, इस यस मैम, बस ये रिप्लेस इजी भी है। करना है ई से, 1 by n और समेशन को। हाँ सनी, आप क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे हो, बोलो। मैम ये फॉर्मूला इजी भी है फर्स्ट वाला। हाँ, ये अगर इस पे बेस्ड इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ना, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाना इससे ज्यादा आसान हो जाता है। तो हम लोग स्कूल यस मैम, और इतना कभी कभी बहुत ज्यादा लेंदी टर्म्स लिखना भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, हेक्टिक हो जाता है, एक ही टर्म आप बार बार रिपीट कर रहे हैं डेराइवेशन में या फिर कुछ टर्म्स में, तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इससे अच्छा है अगर उसका कुछ यस मैम, बेटर रिप्लेसमेंट मिलता है और थोड़ा इजियर रिप्लेसमेंट मिलता है, बिकॉज हमको पता है डेटा डील कर रहे हैं, तो वी हैव लॉट्स ऑफ टू टेक केयर अबाउट। अब उतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, देन कैलकुलेशन करना, उसमें कैलकुलेशन में भी प्रिसीजन का ध्यान रखना, तो वो अपने आप में एक लेंदी टास्क हो जाता है। तो हम ऐसा कुछ ना कुछ वे फाइंड करते हैं जिससे हम थोड़ा इजियर वे में सॉल्यूशन फाइंड कर पाए। इसीलिए यहाँ पे बस क्या किया गया है, इस टर्म बस रिप्लेस किया गया है, बाकी कहीं भी देखो कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा। इनका हमेशा नेटवर्क ही इशू रहता है क्या? कृष्णा थे या 25 रोल नंबर, यही दो का हमेशा नेटवर्क इशू होता है। कुछ बोलना चाहते हैं बट आवाज ही नहीं आती। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके पास देखना, मैंने पीडीएफ शेयर किया था जिसमें आपको एक फॉर्मूला था, मैंने उस टाइम आपको कहा था ये इग्नोर कर दो फिलहाल, बाद में देखेंगे ये क्या टर्म है एग्जैक्टली, है ना। उसमें ये एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है, आप एक बार चेक करो तो। यस यस मैम, मैम है ना। यस मैम।
तो वही एक ये भी फॉर्म है, तो फॉर्मूला ये भी है कोरिलेशन का, ये भी है, ये भी है। इसको इससे को रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से, वो भी है। तो और भी टर्म्स है जिसके हेल्प से हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं, और कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे आंसर वही आएगा। ये कभी नहीं होगा कि आप इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं तो आंसर कुछ और आ रहा है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आंसर कुछ और आ रहा है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आंसर कुछ और आएगा। किसी भी सिचुएशन में नहीं आ सकता। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस 0.00 के बाद ऐसा कुछ दिख सकता है आपको, बहुत लार्जर जब 3 और 4 डिजिट तक जाएंगे ना, 4 और 5 डिजिट तक, तो थोड़ा डिफरेंस दिख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप फ्रैक्शन टर्म लेते हैं तो कुछ ना कुछ इग्नोर कर देते हैं। होल टर्म लेते हैं, कहीं भी मान लो एक्स वाई बार का ये स्क्वायर है, तो ये होल टर्म अगर आप ले रहे हैं तो आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर रहे हैं टर्म्स को। लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आता है, जैसे मान लो 4/9 ही आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और डिवाइड 0.00 कुछ लिखोगे तो 2 डिजिट तक लिखोगे, दो बहुत ज्यादा 3 डिजिट तक लिखोगे, ज्यादा डिजिट तक तो आप लिख नहीं रहे। तो यहाँ पे वैल्यूज कुछ इग्नोर हो जाता है, तो उस केस में थोड़ा डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस दिख सकता है आपको, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और इतना डिफरेंस कभी नहीं होगा कि कोरिलेशन चेंज कर जाए। ठीक है, यस मैम। तो ये कभी नहीं बोला जा सकता ना कि हम मैंने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, दूसरे से कैलकुलेट किया तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ये डिफरेंस सिर्फ आपका कैलकुलेशन, क्योंकि आप देखो इसको जब डिवाइड कर दे रहे हो, आप इसको सिंपली अगर इस टर्म का स्क्वायर निकाल रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सबसे लास्ट में अगर आप फ्रैक्शन पे ब्रेक कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो, तब वो वैल्यू एक्यूरेट आएगा। और हर स्टेज पे आप ब्रेक करके इतना वैल्यू करते, जैसे मान लीजिए आपको पता है 10 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या वैल्यू आएगा बताओ, 3.33 यही आएगा ना। यस मैम। यस अब मैम। अब अगर आप सोचो 3.33 को आप 3 से डिवाइड किए थे, इसको ऐड कर दो, 3.33 को बार बार ऐड करो, 3 टाइम्स ऐड करो, क्या होता है, जब इसको ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा बता सकता है कोई भी, 9.99 आएगा। बट यस मैम। 10 तो कंप्लीटली नहीं आएगा। नो मैम। नो तो मैम। यहाँ पे यही चीज होता है, जब आप फ्रैक्शनल वैल्यू लेना शुरू कर देते हैं ना, हर स्टेज पे डिवाइड करके लेंगे, तो कुछ टर्म है जैसे यहाँ 0.01, ये जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं वैनिश कर जाता है। तो एरर का चांसेस सिर्फ उतना ही % है इसमें, बाकी केसेस में एरर के चांसेस नहीं होंगे। अब बताओ इसको हम कितनी भी बार जोड़े तो सम होके तो इतना ही आएगा, 10 तो कभी आएगा ही नहीं। क्यों हुआ है ये फ्रैक्शन पे ब्रेक होने के बाद हुआ है। तो आपको बस फ्रैक्शन पे ब्रेक करने के बाद यही चीज देखना है, मान लो इसी में 3.33 एक डिजिट और चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये 99 हो जाएगा। अब इसको आप चाहो तो अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकते हो, कर सकते हैं ऐसा। यस मैम। यही चीज समझना है कि फ्रैक्शनल वैल्यू जब होता है ना, तो कहीं ना कहीं अगर दो से, कोरिलेशन में जनरली हम लोग 2 ही डिजिट लेते हैं, बट 3 to 4 डिजिट अगर आप लेते हैं तो वो एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, वो ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू आप जो कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो बस इसीलिए थोड़ा चेंज, स्मॉल माइन्यूट चेंज दिखेगा आपको, बाकी किसी भी फॉर्मूला से अगर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो तो चेंज वैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, मैम मैंने एक बुक से क्वेश्चन बनाया था जिसका बुक में आंसर है 0.559 और मेरा 0.506 आंसर आया है। 509 और 506, तो वो हो मैम सकता है 559 है, 0.559 है और 506 आंसर आया है। 0.559, यस मैम। और क्या आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है मैम 0.506। 0.506। यस मैम। तो वही होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू ब्रेक करके शुरुआत स्टेज पे ले आए होंगे, शुरुआत में ही फ्रैक्शन ब्रेक करके सॉल्व करके लाते चले गए होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। और मैम यही पॉइंट में ही आंसर फ्लक्चुएट करता है 9। हाँ बस इसी यस मैम। तरह से फ्लक्चुएशन होगा। चलो ठीक है, यस मैम। अब हम लोग ना कुछ कैलकुलेशन रिडक्शन, हमारा जहां भी ज्यादा लेंदी टर्म्स होता है, कैलकुलेशन रिडक्शन हमारा सबसे पहला काम होता है ना। अब मुझे ये बता सकता है कोई चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या था।
चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या था? सब साइलेंट हो गए, बताओ, भूल गए क्या? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में हम लोग क्या करते थे? मैम हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते थे किसी For कांस्टेंट नंबर calculating से। the mean. एडिशन सब्सट्रैक्शन करते थे या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते थे? ओरिजिन में। हाँ, तो ओरिजिन में नहीं, ओरिजिन में तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, Yes, ma'am. मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं चेंज ऑफ स्केल में, ठीक है? Yes, ma'am. अब मुझे ये बताइए थोड़ा इस चीज को समझ के कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मतलब हम किसी भी टर्म में, थोड़ा इसको मैथमेटिकली हम लोग बाद में डिराइव करते हैं, पहले ये बताओ कोरिलेशन क्या था? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इनकम एक्सपेंडिचर का रिलेशन, प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और सेल का रिलेशन, एडवर्टीजमेंट सेल का रिलेशन, जो भी था ये रिलेशन था। क्या वो रिलेशन चेंज ऑफ ओरिजिन से या फिर चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट हो सकता है? सोच कर बताना मुझे। हो सकता है? Yes, ma'am. कैसे, बताओ? मैम देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, आवाज आ रही है ना? देखो, यस मैम आ रहा है आवाज आपका। आप दो लोग कोई फ्रेंड है, अभी फ्रेंड है, बाद में फ्रेंड नहीं रहेंगे, या फिर घर पे फ्रेंड है, बाहर कॉलेज में फ्रेंड है, यस मैम। फ्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ होता है? रिलेशन है, डेटा बेस्ड रिलेशन है, तो कोरिलेशन में ओरिजिन बदल जाए, मान लीजिए प्लेस चेंज हो जाए, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? डेटा वही है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा में कुछ टर्म ऐड कर दे रहे हैं, कुछ टर्म डिवाइड कर दे रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? No, ma'am. लॉजिकली तो नहीं पड़ता है, क्योंकि रिलेशन है तो वो आप, अरे भाई आपका घर पे कोई रिलेशन है, रिलेटिव है, भाई बहन है, मम्मी पापा है, रिलेशन क्या बदल जाओगे प्लेस तो रिलेशन चेंज हो जाएगा? दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। यहाँ मैथमेटिकल डेटा में आप टाइम चेंज नहीं कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो? सिचुएशन बदल रहे हो, डेटा के का सेगमेंटेशन कर रहे हो, ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हो, स्केल शिफ्ट कर रहे हो, वैल्यूज नहीं बदल रहे हो, रिलेशन का डेफिनेशन नहीं बदल रहे हो, तो इफेक्ट जो होगा वो जीरो होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास टर्म है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में, हम लोग क्या करते हैं, एक नया टर्म सपोज डी डिफाइन कर लेते हैं, एंड दैट डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच, यही काम करते थे ना Yes, ma'am. ओरिजिन एंड स्केल में, जो कि हो जाता था डी आई इंटू एच इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स नहीं एक्स आई होगा, एक्स आई माइनस ए, या फिर इसी एक्स आई को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते थे, लिखते हैं हमेशा बार बार वही टर्म आता है, एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस डी आई एच, ए लिखते हो, और ये पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये टर्म आता है। यस मैम। अगर हम इसी का एक्स बार ले लें, एक्स आई को एक्स बार से रिप्लेस कर, एक्स आई के बाद एक्स बार कर रहे हैं, एक्स बार अगर इसी इक्वेशन में, मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा, इस बार अच्छे से समझ लेना चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, कंफ्यूज नहीं हो। इस इक्वेशन में 1/n
समेशन, या फिर 1/n उस समेशन को हम लोगों को पता है, हम एक्सपेक्टेशन भी लिख सकते हैं, तो हम वो लिख सकते थे, बट कंफ्यूज ना हो जाइए इसलिए मैंने अभी जस्ट लिखा नहीं है, इसके बाद लिख दूंगी। ये टर्म है 1/n और समेशन ए पे भी ऐड होगा, तो कांस्टेंट पे जब 1/a और समेशन ऐड होता है तो क्या हो जाता है, वही कांस्टेंट बचता है। ऐसा होता है। देखो अगर समेशन हम ऑपरेट कर दें इस कांस्टेंट ए पे, पहले तो कांस्टेंट पे समेशन ऑपरेट ही नहीं होता। मान लीजिए अगर हम कांस्टेंट ऑपरेट कर दें, कांस्टेंट को बाहर लिख दें और समेशन ऑपरेट कर दें, ये समेशन, और डिवाइड कर दें n से, तो इस समेशन का वैल्यू क्या होगा, n, और ये n आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वही a। समेशन किस पे ऑपरेट होता है, जहां वेरिएबल i इंक्लूडेड हो, जहां i नहीं है वहां समेशन ऑपरेट नहीं होता, तो इस पे नहीं होगा। प्लस साइन है, h कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। समेशन ऑपरेट होगा सिर्फ और सिर्फ di पे, तो di डिवाइडेड बाय n। अब मुझे बताओ इस टर्म को क्या x बार लिखा जा सकता है, 1/n सम ऑफ xi, x बार लिख सकते हैं। इस टर्म को नेक्स्ट स्टेप पे, ये कैंसिल हो चुका है, बचा है a, लिख सकते हैं ये टर्म प्लस h, और di माइनस n को क्या d बार लिखा जा सकता है। जब समेशन xi पे ऑपरेट हुआ, n से डिवाइड हुआ, तो हम उसे x बार लिख रहे हैं। जब समेशन di पे ऑपरेट होगा और उसे हम डिवाइड कर रहे हैं n से, तो d बार लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन रहा है, और ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें याद है कोरिलेशन के फॉर्मूला में एक टर्म है दैट इज xi माइनस x बार। बताओ फॉर्मूला में है ये टर्म। यस मैम। अब एग्जैक्टली इसी टर्म को निकालने के लिए हम लोगों ने ये xi कैलकुलेट किया, उसके बाद ये x बार कैलकुलेट किया। अब xi में से x बार को घटाओ, देखो क्या आता है, घटाओ, a से a कैंसिल हो जाएगा, xi माइनस x बार आप इधर लिखे हैं, LHS से LHS को घटा रहे हैं, तो RHS से RHS को भी घटाना पड़ेगा। तो इस टर्म में से इस टर्म को घटाइए, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दो पूरा या फिर समझ आ जाएगा, पूरा का पूरा लिख दे रहे हैं। चलो a माइनस DIH लिख सकते हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस, ये ब्रैकेट में लिख दें a प्लस h d बार लिखा जा सकता है। अब ये a जब भी आप ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो क्या होगा, a कैंसिल, ये पॉजिटिव a है, ये नेगेटिव a है, कैंसिल, यहाँ नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, अच्छा ये सॉरी पॉजिटिव था, दिस टर्म इज पॉजिटिव, a कैंसिल हो जाएगा। एक और स्टेप लिख लूं या फिर समझ आ जाएगा, a प्लस, देखो di इंटू h माइनस a, माइनस 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 प्लस माइनस h d बार। अब बताओ ये टर्म कैंसिल, बचा क्या, h कॉमन ले लेते हैं, di माइनस क्या हो जा रहा है, d बार, लिख दो ये। तो जहां जहां उस इक्वेशन में कोरिलेशन वाले फॉर्मूला में xi माइनस x बार था, वहां वहां आप ये लिख सकते हो, बोलो माइनस ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए कहीं से आप, xi माइनस x बार को आप लिख सकते हैं ये टर्म, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, हो गया मैम। ठीक है। सकते हैं मैम। इसी तरह एक मिनट हो गया। इसी तरह हम थोड़ा चेंज y में भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब चेंज ऑफ ओरिजिन अब x में ही किए हैं, तो तब तो वो मतलब बायसनेस वाली बात हो गई, दोनों में करना पड़ेगा, y में भी करो। फिर मान लो d की जगह कुछ रख दीजिए c, या फिर
चलो c इज इक्वल टू चेंज कर देते हैं हम किसमें, y में, yi माइनस कांस्टेंट b डिफाइन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ पे k से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करना है ना, तो चेंज ऑफ ओरिजिन में वहां a घटा रहे थे, यहाँ b घटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल में k से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बताओ। कर सकते हैं ना। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा चेंज करके अब थोड़ा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपका जो yi का वैल्यू होगा, देखो वो क्या हो जाएगा, yi का वैल्यू लिखना है तो c इंटू के, c नहीं ci हो जाएगा, ये ci इंटू के, ci इंटू के प्लस b, ये लिखा जा सकता है। अब देखो y बार लिख रहे हैं, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, अब उतना 1/n और समेशन टर्म नहीं लिख रहे हैं, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये टर्म फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड है y बार, b आपके पास ऐसे था, प्लस साइन यहाँ पे आपके कांस्टेंट था, ci जो है वो c बार में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अब a माइनस बी करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास yi माइनस वाई बार भी था, तो yi में से जब y बार घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, वहां पे जैसे कैंसिल हो रहा था, और ये दोनों टर्म में कांस्टेंट k आ जाएगा जो कि ci माइनस सी बार हो सकता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक है या नहीं। यहाँ पे मैंने दो तीन स्टेप स्किप कर दिया है क्योंकि एग्जैक्टली वो सेम होगा जो आपने वहां पे किया है, रिजल्ट अल्टीमेटली वैसा ही आ रहा है जो कि हमें वहां आया था, है ना। बताइए कुछ। यस मैम। ठीक है, अब चलो ये फॉर्मूला हम कोरिलेशन के टर्म में लिखते हैं, तो R इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता था 1/n समेशन, तो 1/n एज इट इज, समेशन एज इट इज, xi माइनस x बार की जगह क्या आया था मुझे बताओ, h di माइनस d बार आया था क्या, यस मैम। ये टर्म, साथ में आपके पास क्या आया है, k टाइम्स ci माइनस सी बार, k टाइम्स ci माइनस सी बार, ठीक है। दिस टर्म बीइंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1/n, मैम यहाँ के क्या है? के वही चेंज ऑफ स्केल था, उसमें h लिए थे, इसमें k लिए हैं, चेंज ऑफ स्केल है ना, हाँ कांस्टेंट ही है, तो चेंज ऑफ स्केल का कांस्टेंट है 1/n समेशन, हाँ xi माइनस x बार का स्क्वायर होता था ना, तो इस टर्म का स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा h का स्क्वायर, और h कांस्टेंट है तो हम समेशन के बाहर भी लिख सकते हैं, मैंने अभी यहाँ साथ में लिख दिया है, अब बाहर लिख लेना बाद में, di माइनस डी बार का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/n समेशन क्या था k, सो k का स्क्वायर, के का स्क्वायर, यस, ci माइनस सी बार का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h और k यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो h k इंटू समेशन है आपके पास, समेशन डिवाइडेड बाय n है, यहाँ पे आ जाएगा वही di माइनस डी बार,
यहाँ आ जाएगा सी आई माइनस सी बार डिवाइडेड बाय, इधर देखो एच स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, के स्क्वायर भी बाहर निकाल सकते हो, तो एच के आपका बाहर आ जाएगा, एच स्क्वायर बाहर निकालोगे, स्क्वायर है बाहर आएगा, एच हो जाएगा, के स्क्वायर है बाहर निकालोगे, के हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय, ये टर्म अभी हम अंदर ही रहते दे देते हैं 1/n वाला फैक्टर, ये टर्म आपका क्या आ जाता है, लिखिए यहाँ पे समेशन, ये टर्म 1/n समेशन डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर 1/n समेशन सी आई माइनस सी बार का होल स्क्वायर, ठीक है, एच के चाहो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी का सारा टर्म देखिए वैसा ही दिख रहा है जैसा था, एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह ये है, वाई आई माइनस वाई बार की जगह ये है, सारा टर्म देखिए, एच का और के का जितना भी फैक्टर है सारा का सारा कैंसिल हो गया, है ना। यस मैम। तो अब ये कोरिलेशन किसका निकला है, इसको अगर देखो चेक करो ध्यान से, तो ये कोरिलेशन, पहले आप कोरिलेशन निकाल रहे थे एक्स वाई का, और ये कोरिलेशन का ही फॉर्मूला मिला है किसका, सी और मैम कर सकते हैं, सी और डी का। अब देखो ये कोरिलेशन का जो वैल्यू आएगा और ये कोरिलेशन का वैल्यू जो आएगा दोनों सेम हो जाता है, ठीक है, एक्स और वाई का कोरिलेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीपल में कोई टर्म नहीं दिख रहा है ना, एच के जो था वो कैंसिल हो गया, तो बाकी जो फॉर्मूला बचा वो किसका बचा, कोरिलेशन का ही एग्जैक्ट फॉर्मूला बच गया है। तो ये बताओ यस मैम, कि अगर आप ओरिजिन और स्केल चेंज भी करते हैं तो कोरिलेशन जो है वो वही रहेगा, कोरिलेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है, कोरिलेशन का जो फॉर्मूला था उसमें कोई भी नया टर्म नहीं आया, आपने जो वेरिएबल सी से रिप्लेस किया था, एक्स को जो डी से रिप्लेस किया था तो डी टर्म आ गया, वाई को सी से रिप्लेस किया था तो सी टर्म आ गया, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट इसमें याद रखना है बहुत अच्छे से, कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है, जो कोरिलेशन होगा वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब अगर कैलकुलेशन कम करने के लिए आप जैसे हमें मीन डेविएशन में पढ़ते थे, वेरिएंस में पढ़ते थे, तो अगर आपको कुछ करना है वैसा कैलकुलेशन कम करने वाला केस, तो आप वो कोरिलेशन में भी अप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन में फर्क पड़ता था तो हम लोग ए टर्म जिससे ओरिजिन चेंज करते थे वो ऐड कर देते थे, मीन में फर्क पड़ता था ना, बताओ। यस मैम। क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाता था, एक्स बार का जो फॉर्मूला होता था वो हो जाता था ए प्लस समथिंग, कुछ आता था ऐसा ना, तो वहां पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल होता था, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो क्वेश्चंस बना रहे हैं उसी क्वेश्चन में किसी एक टर्म को लेके सबसे सब्सट्रैक्ट कर दें और सबसे डिवाइड कर दें, तब भी कोरिलेशन जो है वो उतना ही आएगा। अब आपको ये चीज अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करके, एटलीस्ट वन क्वेश्चन पे ये अप्लाई करके चेक करना है, ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन पे चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल अप्लाई करके देखना। जैसे मान लो डेटा दिया रहता है ना, आपके पास सपोज डेटा है 10, 15 ऐसा कुछ डेटा लिखा हुआ है, 20, फिर ये x है मान लो, इसी तरह y है 20, 30, 50 मान लो ये डेटा है, तो आपको क्या करना है, ये x का डेटा है, ये y का डेटा है,
कैलकुलेशन कम करने के लिए ऐसा करो, x में से सब में से x में से 5 घटा दो और 10 से डिवाइड कर दो। जब इसमें से 5 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा और 5 से 10 करोगे, x में जो भी ऐड किए किए हैं उसमें से 5 घटा देंगे। कुछ भी a मान लो, हम a ले लिए, a का वैल्यू 5, तो क्या करते हैं हम लोग, x माइनस a बाई h करते हैं ना, करते Yes. हैं, Yes, ma'am. यही कर रहे थे ना हम लोग अभी। तो मान लो हम x के डेटा को, यहाँ पे हम x लिख रहे हैं मॉडिफाइड x, तो x को क्या कर रहे हैं, सब में से 5 घटा दे रहे हैं। चलो इसमें से 5 घटा दिया, जब इसमें से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 आएगा, 5 5 से डिवाइड कर दो। मान लो ये भी हम 5 ले ले रहे हैं, ये भी 5 ले ले रहे हैं और ये भी 5 ले ले रहे हैं, ठीक है, a का वैल्यू भी 5 है, h का वैल्यू भी 5 है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस मैम। इसी में से x से इसको घटा दीजिए, 10 15 में से 5 गया, 10, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 मैम 2 आएगा। हाँ, इसी तरह 20 में से 5 घटा दो, 5 15 और 15 डिवाइडेड बाई 5 3 आ जाएगा, x का वैल्यू ये आ गया। इसी तरह y का वैल्यू बोलो, इसमें से भी वही कर लो, सेम ही चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल कर लो, तो क्या हो जाएगा 3, या फिर इसमें से कुछ और घटा लीजिए, आप 10 घटाना चाहें तो 10 घटा सकते हैं, 10 घटाइए, ठीक है, 20 में से 10 घटाओ, 10 से डिवाइड करो, 1 हो जाएगा, बोलो 20 में से Yes, 10 घटा ma'am. रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली 30 में से 10 घटा रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 2। हम 5 डिवाइड करेंगे ना। मेरी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आपका चॉइस। में ये चेंज कर रहे हैं, y में कुछ और चेंज क्यों नहीं कर सकते, अभी तो किया। 10 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 10 2 जा 20 होता है ना। 10 2 जा 20 कहाँ, ये वैल्यू किसको बोल रहे हैं, उसको मैंने 5 पहले घटाया, पहले 10 घटा रहे हैं फिर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो y माइनस 10 किया है और फिर 10 से Yes, ma'am. अब समझ बताओ आ गया। होगा ना, 30 में से 10 घटाओ, 30 में से 10 घटाओ 20, 50 में से 10 घटाओ, 50 में से 10 घटाओ 40, 40 को 10 से डिवाइड करो 4, ये डेटा आ गया। अब इसका कैलकुलेशन आसान है या नहीं, यस मैम। और जो कोरिलेशन इसमें आएगा वही कोरिलेशन इसमें भी आएगा, आप दोनों कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए इस बात को। यही चीज हमें एक बार मैथमेटिकल डेटा में करके देख लो, तो जब एग्जाम में सॉल्व करना हो तो अपना ये चीज अप्लाई करना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, समझ आएगा, रिलायबल मेथड लगेगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन। मैम ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा ना, पहले इसको हम सॉर्ट करेंगे फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा ऊपर वाले कोई हम फॉर्मूला पुट करके आराम से नहीं 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आपका चॉइस पे डिपेंड करता है, वो आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको भी सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन करोगे तो आराम से मिल जाएगा ना, 1 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर निकालना है, तो ये आसान हो जाएगा। डिपेंड करता है आप किस फॉर्मूला को ज्यादा यूज कर रहे हैं और किससे ज्यादा, मतलब आपके हैबिट में जो आ गया है उसके अकॉर्डिंग आपको वो सुटेबल लग सकता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन रिडक्शन तो हो रहा है ना, डेटा कम हो जा रहा है, वैल्यूज न्यूमेरिकल कम हो रहा है, देन कैलकुलेशन में टाइम कम लगेगा, ये मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10 into 20 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ 1 into 1 2 into 2 3 into 4 इस तरह से कर सकते हो, समझे, डिपेंड करता है आप फॉर्मूला कोई भी, जो टर्म है वो यही है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया कुछ। Yes, मैम। ma'am. मैम क्वेश्चन बनाने के लिए दे दीजिए। मैम नहीं बना लेगा, सेम क्वेश्चन बनाना है, सेम क्वेश्चन बनाना है विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मैम पता करोगे कि आपको सेम आंसर आ रहा है या नहीं। मैम हाँ बोलो। x की वैल्यू जो 1 है, मतलब 1 है आई है ऊपर में, तो मैम वो कैसे है, मतलब 10 में से 5 को 10 में से 5 घटाओ, 5 से डिवाइड करो,
5 से डिवाइड करना है। यहाँ लिखा है ना ए का वैल्यू 5 एंड एच का वैल्यू 5। 10 में से 5 घटाया 5 आया, 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। यस मैम समझ गई। मैंने सेम ले लिया है, ओरिजिन और स्केल दोनों सेम ले लिया है, यहाँ भी ओरिजिन और स्केल सेम ले लिया। वो आप कर सकते हैं, वो आपका मर्जी है, आपका चॉइस है, आप कैलकुलेशन कितना रिड्यूस करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यही चीज आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना, सारे क्वेश्चन में, सारे में नहीं एटलीस्ट एग्जाम। मैम आप 1-2 क्वेश्चन भेजिएगा। मैम एक बना के बता दीजिए ना। यस मैम। अच्छा चेंज ऑफ ओरिजिन कर मैम दिया ये ना, समझ नहीं। ये कैलकुलेशन कर दिया, मैम आप एक क्वेश्चन करके बता दीजिए। यस ये मैम। यहाँ पे कर दिए, ये बताओ पहले, ये समझ आ गया, ये आया यस मैम ये तो आ कोरिलेशन। गया। इसमें कोरिलेशन निकालना मुश्किल है, मैम वही वाले नो मैम। फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना, 1/n किसी का। भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जिस फॉर्मूले से चाहो निकाल सकते हो, सारे फॉर्मूले से सेम आंसर आएगा। मैंने कहा ना आपको, करके देखो अभी कोई भी फॉर्मूला। यही वाला मैम, यही वाला। हाँ इसी क्वेश्चन को करके देखो, किसी भी फॉर्मूला पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉर्मूला आपने 2 देखा है ना न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे, दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है। मैम पहले सबसे पहले वाले फॉर्मूला से करते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट जो बताएं उसे देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे लास्ट वाला की जरूरत ही नहीं है, तुम आराम से इस पे करो ना, इसका कोरिलेशन निकाल दो, बस हो गया आंसर। यस मैम निकालते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़े थे शुरुआत में, उससे कोरिलेशन निकाल लीजिए, आ गया आंसर, दैट इज द आंसर। ठीक है, आप करके देखो। अभी मेरी फिर नेक्स्ट क्लास है 11 बजे, तो आप लोग करके देखिएगा, नहीं होगा जैसा प्रॉब्लम होगा वो मुझे बताइएगा, क्लास में होगा तो डिस्कस कर। मैम आपको भेज दूंगी अगर हो गया तो। ठीक, चलो ठीक है फिर। थैंक यू मैम।